हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स। मरियम हियर। हमने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में लास्ट जो पॉइंट देखा था, आपको याद होगा हमारी सीरीज का, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो पेरी लिम्फ होता है उसमें मैंने ये कहा था आपको बेसिकली कि उसमें K प्लस कंसेंट्रेशन हायर होता है Na प्लस के कंपैरिजन में। लेकिन बाय मिस्टेक मैंने यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग आपको बता दिया था, इसको आपको यहाँ पर रेक्टिफाई करना होगा कि वो एंडोलिम्फ में ऐसा होता है। पेरी लिम्फ के बारे में मैं डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन बाय मिस्टेक वो यहाँ पर थोड़ा सा था कि K प्लस कंसेंट्रेशन इज हायर देन Na प्लस। ये पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया था पेरी लिम्फ में। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है K प्लस कंसेंट्रेशन हायर होता है Na प्लस के कंपैरिजन में, ये वाला पॉइंट एंडोलिम्फ के लिए होता है। ठीक है, तो पेरी लिम्फ का सिमिलर आयोनिक कंपोजिशन होता है एस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो कि फाउंड एल्सवेयर इन बॉडी, और ये फिल करता है स्केला, टिम्पेनाइको, वेस्टिबुलाई को। ये सारे पॉइंट सही है पेरी लिम्फ के लिए। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है कि K प्लस कंसेंट्रेशन हायर होता है Na प्लस के कंपैरिजन में, ये एंडोलिम्फ का पॉइंट था। तो लास्ट लेक्चर जिन्होंने भी देखा उनको ये पता होना चाहिए, बल्कि जो लास्ट लेक्चर वाले मैं इसलिए कहती हूँ कि सारे पार्ट्स आप चेक किया करें, जो भी सीरीज रहती है, क्योंकि कभी कुछ रॉन्ग रह भी जाए वो चीज तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में रेक्टिफाई करते हैं। अब एंडोलिम्फ की बात करें तो ये ग्रीन कलर का होता है, लिमिटेड होता है स्केला मीडिया के अंदर, कॉक्लियर डक्ट में। ये रिच होता है पोटेशियम में, सिक्रीटेड होता है स्ट्राया वेस्कुलरिस से, इसके अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है प्लस 80 MV का कंपेयर्ड टू पेरीलिम्फ। तो एंडोलिम्फ ही आंसर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा बॉडी फ्लूइड है जिसमें K प्लस कंसेंट्रेशन हायर होता है Na प्लस के कंपेरिजन में, सो द आंसर इज एंडोलिम्फ। अब नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनका तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो अमोनिया को सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एक्सक्रीट आउट होने में, यूरिया को उससे थोड़ी कम लगती है, और यूरिक एसिड को लीस्ट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अगर उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना है तो अमोनिया वाटर में फिशेस, जो वाटर में फिशेस रहती है, फिशेस के पास बहुत सारा पानी होता है क्योंकि वो वाटर में ही रह रही है, तो इसी वजह से वो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करती है। इससे आपको हमेशा ये चीज याद रहेगी। और यूरिक एसिड नॉर्मली रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देखने को मिलता है। तो इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ बर्ड्स और रेप्टाइल्स क्या हो सकता है, तो वो यूरिक एसिड होता है। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो आखिर यूरिक एसिड को क्यों वहां पर एक्सक्रीट आउट कर रही है, क्योंकि वो एक तरह का एडेप्टेशन है जिससे वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर करती है। क्योंकि जैसे अभी हमने कहा कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट होने में लीस्ट वाटर की रिक्वायरमेंट लगती है, तो इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो वाटर को कंजर्व कर पा रहे हैं। तो यूरिक एसिड लास्ट में और अमोनिया सबसे टॉप में और यूरिया बीच में आता है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्वा ऑफ एम्फीबियंस क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो वो अमोनिया करते हैं, क्योंकि लार्वा कहाँ रहता है, पानी में रहता है, पानी बहुत सारा हुआ तो अमोनिया। एडल्ट्स जो होते हैं वो फिर से लैंड पर आ गए तो अब थोड़ा बहुत पानी में भी जाते हैं, तो एकदम यूरिक एसिड तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन चली जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर यूरिया याद रखेंगे। ह्यूमंस भी यूरिया एक्सक्रीट आउट करेंगे, तो ये आपको आंसर आना चाहिए। हालांकि मैंने इसको डिटेल में बताया है चैनल पर, पैटर्न्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन में आप चेक कर सकते हैं, पर अभी फॉर द टाइमिंग आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ पॉइंट्स अभी देख लीजिए PYQs के। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बेसिकली टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जो भी F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स रहते हैं उन्हीं को एक रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दिया जाता है, इसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसी की तरह एक बैक क्रॉस भी होता है, बैक क्रॉस में भी वो टेस्ट क्रॉस जैसे ही होता है, बस इतना फर्क होता है कि F1 जनरेशन को आप डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी क्रॉस करवा सकते हो, रेसेसिव के साथ भी करवा सकते हो, बस इतना डिफरेंस होता है। लेकिन टेस्ट क्रॉस को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया था, तो वो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, विजिबल है ना प्रॉपरली, हाँ ठीक है। तो मान लीजिए राउंड और रिंकल सीड्स है, इसको WW कैपिटल और इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट करा है। इनके जब ऑफस्प्रिंग देखोगे आप अच्छे से पूरा क्रॉस करना, तो आपको ये मतलब कहना चाहिए जीनोटाइप देखने को मिलेगा। इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में बल्कि सारे चार आना चाहिए, तो चारों इसी टाइप के होते हैं, तो मैंने एक बार लिख दिया। ठीक है, तो ये एक को आप रेसेसिव पेरेंट यानी ये वाले के साथ जब क्रॉस करवाओगे तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी, तो F1 का रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया तो ये पॉसिबिलिटीज थी कैपिटल W मतलब जो ये मतलब आप समझिए, यहां से ये गया इस तरफ, तो कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w, इस टाइप से सारे पॉसिबिलिटीज आप बना लेना। उसके बाद आपका 2:2 आंसर आएगा, 1:1 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये टेस्ट क्रॉस के लिए था। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं, बस अभी एक एग्जाम्पल हमने देखा। अब मान लीजिए जो डेक्स्ट्रंस होते हैं, डेक्स्ट्रंस में अभी कभी कुछ डेक्स्ट्रंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, नॉर्मली वो माइस के ऊपर आ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के ऊपर आ जाएगा, इस टाइप से कुछ रिलेट करके आएगा। तो एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि अगर डेक्स्ट्रंस है और उनका स्मॉल डायमीटर है, छोटा डायमीटर अगर हुआ डेक्स्ट्रंस का, तो वो इजीली फिल्टर आउट हो जाते हैं। आप ऐसा समझना छोटे से हैं इसलिए वो आसानी से पार हो जाएंगे, इजीली फिल्टर हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर पोरोसिटी पाई जाती है। डेक्स्ट्रंस मान लीजिए नॉर्मली 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल, पॉलीकेटाइनिक, पॉलीएनाइन। तो आपको याद रखना है कि जो पॉलीकेटाइनिक डेक्स्ट्रंस होते हैं, ये बीच वाले जो पॉजिटिव वाले हैं,
फिल्टर्ड इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर मोर देन न्यूट्रल एंड पॉलीएनायनिक डेक्स्ट्रन। अगर ये न्यूट्रल और पॉलीएनायनिक की कंपैरिजन में देखें तो पॉलीकेटायनिक डेक्स्ट्रन जल्दी फिल्टर होते हुए पाए गए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जब जहां से पास हो रहे होते हैं तो वो जो लेयर होती है वहां पर वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉलीकेटायनिक कैसे होते हैं? वो तो पॉजिटिव होते हैं, और हमारा ग्लाइकोप्रोटीन अगर यहाँ नेगेटिव हो रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो वो बोले कि अच्छा पॉलीकेटायनिक तुम पहले आ जाओ, हम तुम्हें वहां से पहले फिल्टर आउट होने देंगे। तो इसलिए पॉलीएनायनिक और न्यूट्रल के कंपैरिजन में पॉलीकेटायनिक को थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट, विटामिन के या फिर वाइटामिन के। वाइटामिन के इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड को क्लॉट करने का बहुत नेसेसरी फैक्टर होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। वाइटामिन के एक तरह का नॉन एसेंशियल विटामिन है। अब आप सोचेंगे नॉन एसेंशियल क्यों कह दिया? अभी तो बॉडी में ब्लड क्लॉट करने में हेल्प कर रहा था। तो नॉन एसेंशियल का मतलब ये होता है कि वो बॉडी में सिंथेसाइज हो सकता है। अगर कोई एसेंशियल विटामिन है तो वो ऐसा विटामिन होता है जिसे बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती, और अगर नॉन एसेंशियल विटामिन है इसका मतलब बॉडी उसको खुद के अंदर सिंथेसाइज कर लेगी, इसलिए उसको बॉडी को बाहर से सप्लीमेंट लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। ये नॉन एसेंशियल विटामिन होता है। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, वो भी कहाँ के? लार्ज इंटेस्टाइन के। अब आपको ऐसे एग्जांपल दे देगी वो, मान लो क्वेश्चन में सेल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बैक्टीरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बैक्टीरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन ढूंढ लेना और लार्ज इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया को ढूंढ लेना, वहां पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये नॉर्मली जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ा डिटेल में जूलॉजी में एमएससी पढ़ा होता है तो उनके अंदर वो नॉर्मली क्वेश्चन कर लेते, थोड़ा सा बॉटनी वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट होता है, तो हम उसको भी ट्रिक से समझ रहे हैं। गिल एक्सिस विदाउट गिल फिलामेंट, जहां विदाउट वर्ड आ जाए तो आपको याद रखना एब्सेंस की बात हो रही है तो ए ब्रांच याद हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, जहां एपेंडेजेस की बात होती है, एपेंडेजेस का मीनिंग क्या होता है? हाथ या पैर कह सकते हैं हम, तो वहां पोडो वर्ड आ जाता है, पोडो ब्रांच। तो नॉर्मली ये मैच द कॉलम के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा मान लो आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए गिल एक्सिस विदाउट गिल फिलामेंट। ऐसी गिल एक्सिस जिसके ऊपर गिल फिलामेंट ही नहीं है वो ए ब्रांच होते हैं। गिल एक्सिस या सॉरी गिल सिर्फ नॉर्मल लिखा है, इसको कट कर देते हैं। गिल्स अटैच्ड टू लेटरल साइड वॉल, अगर गिल्स लेटरल साइड वॉल पर अटैच हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं? प्लूरो ब्रांच कहते हैं। गिल्स अटैच्ड टू अपेंडेजेस उसको पोडो ब्रांच कहते हैं। गिल्स विथ सिंगल रो ऑफ गिल फिलामेंट्स, यानी कि मान लीजिए ये इस टाइप का है, उस पे गिल्स सिर्फ एक ही तरफ लगे हुए हैं, सिर्फ एक तरफ लगे अधूरे अधूरे से, तो उसको हेमी ब्रांच कहते हैं। और गिल्स विद बोथ रो ऑफ गिल फिलामेंट्स, अगर वो दोनों तरफ गिल्स आ गए, इधर भी आ गए और इधर भी आ गए, दोनों तरफ आ गए, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको होलो ब्रांच कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट, सकर फिश अटैच्ड टू बेली ऑफ शार्क। सकर फिश क्या करती है? शार्क का जो बेली होता है उसका नीचे पेट वाला जो पोर्शन होता है वहां पर जाकर अटैच हो जाती है, और उसके वहां पर अटैच होने के बाद क्या करती है? उसके साथ साथ ट्रेवल करती है। एक तो उसको फ्री राइड मिलती है, और जो शार्क खाना खाती है उसका बचा कुचा जो खाना बचता है ना, वो भी ये सकरफिश खुद खा लेती है। तो ये सकरफिश और शार्क की जो रिलेशनशिप होती है ना, इसको कमेंसलिज्म कहते हैं। वो वहां पर प्रोटो कॉपरेशन दे देंगे, म्यूचुअलिज्म एग्जाम्पल में दे देंगे, ऐसे अलग अलग ऑप्शन देंगे। तो आपको क्या चुनना है? वहां से कमेंसलिज्म चुनना है। इसको भी मैं हालांकि डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ चैनल पर, बट स्टिल टाइम बीइंग के लिए अभी बात करेंगे, तो इसका आंसर आप कमेंसलिज्म अभी याद कर लेंगे। अब 3 तरह के एग्जाम्पल बहुत ध्यान से रखना। लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी किसकी होती है? डिटेल वीडियो मिल जाएगा, इसका भी अगेन है चैनल पर अपलोडेड, माइंड स्पाइन ट्यूटोरियल्स पर आप देख सकते हैं। सो लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी किसकी होती है? क्रो-मैग्नन मैन की होती है। मैंने तब भी बहुत फोर्सफुली आपके माइंड में बैठाने की कोशिश की थी कि लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी क्रो-मैग्नन मैन की होती है। क्रेनियल कैपेसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ मॉडर्न मैन। आज के जमाने में जो मॉडर्न मैन है उसकी क्रेनियल कैपेसिटी इक्वल थी पुराने जमाने के किस मैन के साथ? तो वो था निएंडरथल, ये भी आपको पता होना चाहिए। और स्मॉलेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी किसकी होती है? जावा एप मैन की होती है। तो मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी या लार्जेस्ट किसकी थी? क्रो-मैग्नन मैन की। अभी के इंसान के हिसाब से प्रीवियस इंसान की क्रेनियल कैपेसिटी किससे मैच करती है? निएंडरथल से। और स्मॉलेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी जावा एप मैन की थी। ये तीनों नाम याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Conversion in glycolysis where NADH plus H plus is produced. ऐसा कौन सा ग्लाइकोलिसिस में एक टाइम आता है जब NADH प्लस H प्लस प्रोड्यूस होता है? तो वो एक ही टाइम आता है जब वो प्रोड्यूस होता है। कब आता है? जब ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को, इसके लिए आप ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल पूरा याद कर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए आपको आंसर बता रही हूँ, लेकिन ये 2 साइकिल्स लर्न कर लेना ज्यादा बेहतर है। चैनल पे अगेन मेटाबॉलिज्म और जो डिटेल थे मैंने सारे वीडियोस एनुअल फिजियोलॉजी रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री के अपलोड कर रखे हैं, तो आप मुझसे लिंक्स ले सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, बस मुझे एक बार रिमाइंड कर देना। सो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 2,1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट जब होता है उस वक्त NADH प्लस H प्लस प्रोड्यूस होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। हेट्रोजोम्स, हेट्रोजोम्स यानी कुछ डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो वो हेट्रोजोम्स एक तरह के सेक्स क्रोमोसोम हो सकते हैं, एक्स ओ एक्स वाई डिफरेंट रहते हैं उस तरह से। लेम ब्रश क्रोमोसोम, लेम ब्रश क्रोमोसोम आप याद रखना डिप्लोटीन क्रोमोसोम होता है, ये एम्फीबियंस में पाया जाता है। लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम के लिए एक चीज और याद रखना, ये oocyte ऑफ एम्फीबियंस में पाया जाता है। तो लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? oocyte ऑफ एम्फीबियंस में। और दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि ये एक तरह का डिप्लोटीन क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट इज पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला या फिर जो चाइरोनोमस, काइरोनोमस लार्वा, चाइरोनोमस भी कह सकते हो, काइरोनोमस ज्यादा प्रॉपर रहता है वैसे। सो ड्रोसोफिला और काइरोनोमस लार्वा जो होता है उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया जाता है। अब एक चीज और याद रखना कि दोनों के बजाय अगर वो इंसेक्ट का नाम भी देते तो आप इंसेक्ट भी चूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक तरह के इंसेक्ट ही तो होते हैं। सो पॉलीटीन क्रोमोसोम सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। लार्ज जायंट क्रोमोसोम होता है, थाउजेंड्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इसमें पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। और वो भी किसके, वो भी आपको बता दिया है यहाँ पर। हाईली एक्सटेंडेड मियोटिक हाफ बाइवेलेंट्स भी देखने को मिलते हैं इसके अंदर। उसके बाद सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल शेप का होता है, ये आपको बहुत याद रखना है। और एक होते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ये इक्वल आर्म्स वाले क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्वेश्चन है, रीनल पिरामिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एक्सटेंशन ऑफ रीनल कॉर्टेक्स कॉल्ड रीनल कॉलम्स और कॉलम्स ऑफ वर्टिना। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको मैं यहाँ डायग्राम बना के रखा है मैंने, आप समझना। फॉर एग्जाम्पल ये किडनी है, किडनी का ये जो इधर वाला पोर्शन होता है, इसकी निप से बताती हूँ। ये किडनी का ये जो पोर्शन होता है यहाँ वाला, इसको क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। बाहर की जो लेयर होती है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन, और किडनी के जो अंदर वाला पोर्शन होता है इसको कहते हैं मेड्यूलर रीजन। इतनी बात समझ में आ गई, एक हो गया कॉर्टेक्स रीजन, एक हो गया मेड्यूलर रीजन। अब ये जो मेड्यूलर रीजन होता है यहाँ पर कुछ पिरामिड जैसे, इसको थोड़ा ट्राइंगल जैसा मुझे बनाना था, थोड़ा सर्कुलर दिख रहा है लेकिन आप ट्राइंगल मानना। तो मेड्यूलर रीजन में कुछ पिरामिड्स जैसी चीजें होती है जिसको हम कहते हैं मेड्यूलर पिरामिड्स। अब ये मेडुला पिरामिड्स हमने बना दिए, लेकिन इन मेडुला पिरामिड्स के बीच बीच में थोड़ा बहुत कॉर्टेक्स की ये जो लाइन वहां से चल रही थी ना, वो कॉर्टेक्स की लाइन आगे बढ़ बढ़कर आगे की तरफ आ जाती है, एक्सटेंडेड हो जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं मेडुलरी जो रीजन था उसमें जो मेडुलरी पिरामिड्स थे, उन पिरामिड्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सा कॉर्टेक्स आ रहा है। तो वो जो थोड़ा थोड़ा सा कॉर्टेक्स मेडुला वाले रीजन में आता है उसको हम कहते हैं रीनल कॉलम्स। इस एक्सटेंडेड कॉर्टेक्स को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं रीनल कॉलम्स। और रीनल कॉलम्स की बजाय अगर वो दूसरा ऑप्शन भी दे दे, कॉलम्स ऑफ वर्टिनाई भी इनका दूसरा नाम होता है, तो आप ये दोनों ही चुन सकते हो। जो भी ऑप्शन वो दे, तो कॉलम्स ऑफ वर्टिनाई पे चांसेस कम बनते हैं वो क्वेश्चन बनाए, क्योंकि नाम से तो सभी बच्चे याद कर लेते हैं। तो इसको रीनल कॉलम्स कहते हैं, उससे कभी कभी क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मली, अभी ये कैंसर का इधर लिखा है, इसको नहीं देखना है। नॉर्मल जो प्रोसेस है पहले वो समझना। नॉर्मली क्या होता है, P53 जीन्स होते हैं। P53 जीन्स वर्क करते हैं, एक्टिवेट करवाते हैं P21 जीन को। जैसे ही P21 जीन एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इनएक्टिवेशन करवाते हैं या स्टॉपिंग करवाते हैं G1S CDKs की। ठीक है, P21 इनको रोकने का काम करेंगे। और क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन ऑफ द रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन RB करवाते हैं। और नॉर्मली कैंसर के अंदर क्या होता है, अगर किसी की प्रॉब्लम हो जाए कैंसर की, गॉड फॉरबिड, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो P53 जीन्स होते हैं डोंट वर्क इन राइट वे, वो राइट वे में वर्क करना बंद कर देते हैं। यानी P53 जैसे P21 को जगाता था, एक्टिवेट करवाता था, अब वो ये नहीं कर पाता है कैंसर वाला पेशेंट। सेल साइकिल उसकी जो जिस टाइम पे अरेस्ट होना चाहिए थी प्रॉपरली, वो अरेस्ट नहीं हो पाती। जैसे यहाँ पर सेल साइकिल अरेस्ट हो रही थी G1S के ऊपर, तो वो वहां पर अरेस्ट नहीं हो पाती, रुक नहीं पाती। ये कैंसर की प्रॉब्लम होती है। तो अब कैंसर जो रहता है उसमें याद रखना, कैंसर विथ नॉर्मल P53 जीन, कैंसर में अगर नॉर्मल P53 जीन है कुड एक्सप्रेस, वो क्या एक्सप्रेस कर पाएगा, वो नॉन फॉस्फोराइलेटेबल फॉर्म ऑफ RB को एक्सप्रेस कर पाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना अगर ऐसा हो जाए कि नॉर्मल P53 जीन हो तब। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्लाइकोजन इज ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन जो होता है वो एक तरह का ब्रांच्ड पॉलीमर ही है ग्लूकोज का। एक तरह से ग्लूकोज को थोड़ा मॉडिफाई करोगे, पॉलीमर बनाओगे तो वो ग्लाइकोजन बनाता है, ब्रांच्ड पॉलीमर है। ये बात समझ में आती है। इसके पास यानी कि ग्लाइकोजन के पास मतलब इन दोनों के पास इट हैज वन रिड्यूसिंग एंड एंड सेवरल नॉन रिड्यूसिंग एंड्स। इसके पास एक ग्लाइकोजन के पास एक रिड्यूसिंग एंड होता है और सेवरल नॉन रिड्यूसिंग एंड हो सकते हैं। तो अब वो क्वेश्चन कैसा बनाएंगे, वो बता देंगे कि रिड्यूसिंग एंड होगा ही नहीं, ऐसे तो गलत हो जाएगा। एक तो रिड्यूसिंग एंड होता है, या कभी वो बोल देंगे कि नॉन रिड्यूसिंग एंड एक होता है, नहीं एक नहीं होता, नॉन रिड्यूसिंग सेवरल होते हैं और रिड्यूसिंग एंड वन होता है, ये याद रखना। एक और चीज पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्लाइकोजन और ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं कि एपीमर्स होते हैं, तो वो एपीमर्स होते हैं।
अब ग्लाइकोजन और ग्लूकोज कौन सी ऐसी पोजीशन होती है जिस पर एपीमर्स होते हैं, तो वो C4 पोजीशन पर एपीमर्स होते हैं। ग्लूकोज और मैनोज भी एपीमर्स होते हैं, लेकिन ये किस पोजीशन पर एपीमर्स होते हैं, तो ग्लूकोज और मैनोज सी सेकेंड वाली जो पोजीशन होती है उसके ऊपर एपीमर्स होते हैं। उसके बाद एरिस्टोटल का लेंटन जो रहता है वो मेस्टिकेशन में हेल्प करता है, और ये किस में पाया जाता है, अब आप ये मुझे खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं अभी इसी वीडियो में बता दूंगी। कभी जिन स्टूडेंट्स ने सर्च करने का कष्ट नहीं करा तो मुश्किल हो जाएगी। तो ठीक है, अभी मैं इसको अभी और डिस्कस करती हूँ। अभी सोचिए, आप लास्ट में इसका आंसर भी बताऊंगी। तो ये एरिस्टोटल लेंटन का आपको क्वेश्चन का आंसर खुद फाइंड आउट करना था। 16 की बात करते हैं। ऑर्गेनेल्स स्टोर प्रोटीन, ऐसे कौन से ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन को स्टोर कर लेते हैं, तो प्रोटीन को स्टोर करने वाले में आपको याद रखना है एल्यूरोप्लास्ट जो रहते हैं वो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। ये प्लांट सेल में मिलते हैं, वो भी पर्टिकुलरली सीड्स के अंदर पाए जाते हैं ये एल्यूरोप्लास्ट, क्योंकि सीड्स जो रहती है ना उसके अंदर प्रोटीन मिलता है। हम नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं ना प्रोटीन खाना है, थोड़ी सीड खाओ, जैसे अच्छी सी सीड्स आती है ना उसको खाना चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो एल्यूरोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स होते हैं एक तरह के, जो कि प्लांट सेल में सीड्स के अंदर पर्टिकुलरली पाए जाते हैं और ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। एनी कलरलेस प्लास्टिड, और एल्यूरोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, या ल्यूकोप्लास्ट भी आप इनको कह सकते हो, स्टोरिंग प्रोटीन। तो इन सारी बेसिस पर क्वेश्चन बन सकता है। एक पॉइंट और देखना, एक पॉइंट है अमाइलोप्लास्ट। अब वो था एल्यूरोप्लास्ट, अब है हमारे पास अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट भी प्लांट सेल में पाया जाता है, ये भी ऑर्गेनल होते हैं, प्लास्टिड्स की तरह होते हैं, ये प्रोड्यूस और स्टोर करते हैं स्टार्च को। अब ये इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी प्रोटीन का पूछे तो एल्यूरोप्लास्ट टिक करना, और अगर स्टार्च का पूछ ले तो अमाइलोप्लास्ट को टिक कर देना। विद इन इंटरनल मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट्स कॉमनली फाउंड इन वेजिटेटिव प्लांट टिश्यूज सच एज ट्यूबर्स, पटेटोज एंड बल्ब्स। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पटेटोज के अंदर स्टार्च सबसे ज्यादा पाया जाता है, हम वो आयोडीन वाला एक्सपेरिमेंट हमेशा से करते आ रहे हैं, उसी से क्रैक हो जाएगा क्वेश्चन। पटेटोज, स्टार्च, अमाइलोप्लास्ट, बल्ब्स, ये सारी चीज हो गई। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि एरिस्टोटल का लेंटर मेस्टिकेशन में हेल्प करता है, किस में पाया जाता है, तो ये इकाइनोडर्म में पाया जाता है। और कौन सा इकाइनोडर्म है, तो सी अर्चिन्स में पाया जाता है, सी अर्चिन्स। एक तरह का क्या होता है, इकाइनोडर्म होता है। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, नीट एग्जाम में भी बहुत बार आ जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली अच्छे लगते हैं एग्जामिनर्स को भी देने में, तो आपको पता होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर भी देख लिया। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, थोड़ा सा छोटा वीडियो सेगमेंट बनाया क्योंकि आज संडे है आई गेस, तो थोड़ा सा रिवीजन भी सबका हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत ज्यादा पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। तो आज प्रीवियस या तो वीडियो सेगमेंट्स को डबल जो स्पीड के ऊपर वीडियो चलाने का ऑप्शन होता है वहां से क्लिक करके जल्दी से सुन सकते हो, तो वो कर लेना, या तो आपने नोट्स अगर बनाए तो उसको देखकर रिवाइज कर लेना, ताकि इतना रिवीजन तो एटलीस्ट हमारा हो जाए, वो हमारे माइंड में अच्छे से स्टोर हो जाए इन्फॉर्मेशन। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप द वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।